ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सीए संकल्प कांस्टिया आपका स्वागत करता है। एंड आज हमारे साथ है एक चैंपियन AIR ऑल इंडिया रैंक 15 साहिल समनानी। वेलकम है आपका। कैसा लग रहा है साहिल? ऑल इंडिया रैंक एट सीए फाइनल लेवल। वाओ, कैसा आपका रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला? एंड हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? प्लीज लेट अस नो। बिलीव ही नहीं होता है कि इतना अच्छा कुछ रिजल्ट आ गया अचानक से। बोला दोपहर को था, लग गया सुबह, वो एक अनएक्सपेक्टेड था। करेक्ट। तो वो बिलीव ही नहीं होता है कि पहले तो मार्क्स देखे, मार्क्स के बाद रैंक आया। सुपर। आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है सर वो। वाह वाह, आई कैन इमेजिन। एंड मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जस्ट नहा के बाहर निकला एंड जस्ट कपड़े वपड़े पहने एंड व्हाट्सएप देखा तो एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया, सर थैंक यू सो मच, आई हैव सिक्योर्ड एग्जामिशन। तो मैं स्क्रॉल करने लगा, मुझे लगा कि ये शायद नवंबर 21 वाले रिजल्ट की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। और उन्होंने लिखा भी है फ्राइडे इवनिंग को आएगा और मॉर्निंग को 7:45 को रिजल्ट आ गया। सो दो बार मैंने देखा एंड देन आई कॉल्ड एंड देन फिर रियलाइज हुआ दैट वाओ, इट्स फाइनली कम। सो आज आप लोग सब लोगों को मैं बता दूं कि साहिल की ओवरऑल जर्नी क्या रही है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेसिफिक पेपर वाइज स्ट्रेटेजी क्या रही थी उनकी, and how did he deal with his ups and downs during the whole journey of articleship and obviously of clearing the CA final examination. So let us understand each and everything in detail, जिससे आपको काफी फायदा होगा if you are a budding chartered accountant. And now all over to Sahil. So Sahil, मेरे कुछ questions है, उनको अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले IPCC में आपको रैंक था, राइट? Which rank did you have? यस, 34। ग्रेट। सो आईपीसीसी में 34th रैंक एंड देन 34 से सीधा 15th रैंक। सो बहुत ही बड़ा प्रमोशन है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन फॉर दैट। एंड अब एक रैंक होल्डर की स्ट्रेटेजी क्या होती है उसको समझने के लिए आप आ जाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, आर्टिकलशिप में आपका फोकस किसके ऊपर था? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वर इन्वॉल्वड इन, मतलब क्या क्या आपने किया अपने आर्टिकलशिप पीरियड के एक्सपोजर में? स्टैट ऑडिट हमको एक्सपोजर मिला था। ओके, जीएसटी में एक अच्छा खासा एक्सपोजर था। ग्रेट। और टैक्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर था, इतना नहीं, पर जीएसटी और स्टैट में बहुत एक्सपोजर था। तो थैंकफुली वो साहिल के पास तीनों स्टैट्यूटरी ऑडिट, जीएसटी एंड टैक्स का लिटिल बिट एक एक्सपोजर था। यस, यू वर सेइंग समथिंग, कंटिन्यू। तो वो हर एक फील्ड का जो एक्सपोजर मिला ना, तो जैसे करेक्ट। स्टैट ऑडिट में जो एक्सपोजर मिला वो मेरे को लॉ में काम आया, टैक्स ऑडिट डीटी में काम आया, करेक्ट। जीएसटी आईडीटी में काम आया। तो वो परफेक्ट। एक बेनिफिट हुआ कि हर एक फील्ड में एक्सपोजर मिला तो वो काम आया। करेक्ट। सो आर्टिकलशिप को प्लीज बराबर ध्यान से कीजिए, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे जब आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हो ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही चाहिए। और आज की तारीख में केस लॉ ओरिएंटेड पेपर्स बन गए हैं। सो दैट्स वेयर यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई योर ब्रेन्स, जो आपने शायद आर्टिकलशिप में थोड़ा किया होगा। थोड़ी आपकी खुद की मेहनत होती है जो आपको पढ़ के, लॉ पढ़ के मिलती है। ऑल ऑफ दिस कंबाइंड टुगेदर एंड हियर वी हैव द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट? सो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं कि सब्जेक्ट वाइज अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही, वो आप शॉर्ट में बताइएगा हमारे सारे स्टूडेंट्स को। एंड उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बाद अपन लोग जाएंगे कि क्या टिप्स आप लोग को मिलनी चाहिए फ्रॉम साहिल, सो दैट वी कैन गेट ऑल द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ हिम। सो एफआर से स्टार्ट करते हैं साहिल। सो एफआर के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, एंड इन जनरल आप कोई बात बताना चाहेंगे तो वो भी आप बता सकते हैं, प्लीज। एफआर जो बेसिकली अपन मॉड्यूल देखते हैं तो बहुत बड़े-बड़े लगते हैं। करेक्ट। उसमें बहुत थियरी बहुत सारी है, बट एक्चुअल में अगर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखें तो मिनिमम क्वेश्चन 4 मार्क का आता है एफआर में। करेक्ट। तो वो जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस है 2-2 3-3 लाइन के, वो सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम रीड कर लिए उतना बस है। उसके आगे बड़े-बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो 4 मार्क के आ सकते हैं। राइट। तो उससे आपका क्वेश्चन का पार्ट बहुत कम हो जाता है। करेक्ट। और जितना राइटिंग प्रैक्टिस एफआर में रहेगा, क्योंकि लेंथी करेक्ट। बहुत आता है पेपर एफआर का, तो राइटिंग प्रैक्टिस कर करके। और करेक्ट। क्वेश्चंस भी बहुत सारे सिमिलर रहते हैं, बस वो राइट। अमाउंट्स कुछ अलग कर देते हैं, बराबर। एडजस्टमेंट्स अलग कर देते हैं वो लोग। तो करेक्ट। राइटिंग प्रैक्टिस और मेजर मॉड्यूल पे फोकस करना और थोड़े बड़े क्वेश्चन पे फोकस करना। सो इन डेज को कैसे मैनेज किया था? मतलब सब याद रखना पड़ता है या फिर लॉजिकली समझा, खुद के नोट्स बनाए? हाउ हाउ डिड इट वर्क फॉर इन डेज, बिकॉज वो मेजर चंक है एफआर का। इंडेक्स मेजरली उसमें भी सर क्वेश्चंस ज्यादा है। हम्म। तो क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो उसमें क्या पूछना है वो समझ में आ जाता है कि वो करेक्ट। एक्चुअल में क्या पूछ रहे हैं। तो करेक्ट। उस हिसाब से थियरी लर्न नहीं करनी पड़ती इंडेक्स की। एक बार आपने पढ़ ली, समझ ली, करेक्ट। उसके बाद तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं।
परफेक्ट। तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, इतना हार्ड नहीं कि बहुत लोग थियरी पे बहुत ध्यान देते हैं, पर वो राइट, इतना नहीं देखना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन ज्यादा देखने चाहिए क्योंकि वो आते हैं ज्यादा करके। करेक्ट। सो मेरा जो एक कंक्लूजन है कि आप इंडेक्स को पढ़ो, उसको लॉजिकली समझ लो एक कंपनी के एंगल से, एंड देन फिर फोकस करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर कि भाई कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? यस यस। परफेक्ट। देन आ जाते हैं एसएफएम के ऊपर। मेरा जस्ट एक डिस्कशन हुआ था, एंड एसएफएम जो यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है एंड एवरीथिंग, बट साहिल का कहना था कि सर एसएफएम मेरा थोड़ा वीक था। सो साहिल प्लीज इफ यू कैन गिव एन आइडिया ऑफ कैसे अपने, क्यों आपको वीक लगता था एंड कैसे आप उस वीक सब्जेक्ट को टैकल कर रहे हो। एसएफएम वीक इसलिए था कि सर मैंने जो 11th-12th किया था उसमें मैथ्स नहीं था मेरा, तो वो ओह एक, ओके। हाँ, तो उस वजह से वो एक मैथ्स से टच छूट गया था। हाँ 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 तो राइट, वो और एक इसमें तो चीज बहुत थी, और कैलकुलेशंस होते हैं। हाँ, फॉर्मूलाज भी बहुत सारे रहते हैं, करेक्ट तो करेक्ट। उस वजह से थोड़ा वीक लगता था। बट फिर हम्म। उसमें भी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस किया, आरटीपी करेक्ट। एमटीपी पे फोकस किया, तो वो परफेक्ट। थोड़ा होपफुली अच्छा भी गया था पेपर मेरा। तो राइट उसमें राइट राइट राइट। था कि हाँ हो जाएगा क्लियर, क्योंकि अच्छा गया था पेपर, और नाइस। लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था फिर उस पे। परफेक्ट। सो हर वर्ड, हर सब्जेक्ट के लिए एक चीज कॉमन बोल रहे हैं साहिल, एंड दैट इज सर लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। एफआर के लिए भी ही सेड दैट सेम थिंग, एसएफएम के लिए भी सेम थिंग, एंड आई एम श्योर कि वो सब कंटिन्यू होता है। सो प्लीज वो एक आदत रखो, एंड एज अ प्रोफेसर, एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे भी लगता है कि यार राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिकॉज वो जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है ना जब आप कोई चीज लिख लेते हो, दैट इज ऑफ अल्टीमेट लेवल। थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, एंड दैट इज योर, सो एसएफएम के लिए मैं कंक्लूड करूंगा दैट आरटीपीज मॉड्यूल्स, जितना सम सॉल्विंग आप उसको स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहोगे, आई थिंक दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट? परफेक्ट। अब आते हैं अपन लोग ऑडिट के ऊपर। सो ऑडिट में काफी सारे स्टूडेंट्स को यार प्रॉब्लम होता है, स्पेशली द थ्योरी पार्ट याद नहीं रहता है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या ऑडिट में खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं? ऑडिट में कितने मार्क्स आए, इफ यू कैन टेल साहिल? 61 के आसपास आया था, तो ऑडिट 61 में आया। एग्जाम्शन है साहिल को, एंड क्या ऑडिट में खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या यार? प्लीज बता, क्योंकि नहीं सर, याद नहीं नहीं सर, रहता है नहीं। यार। नहीं, कीवर्ड्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है सर। ओके। सो कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं फॉर रिमेम्बरिंग द कीवर्ड्स और समथिंग? जितनी ज्यादा बार रीड कर सकते हो उतनी ज्यादा बार रीड करो। ओके और मेरा था कि जब मैं ऑडिट पढ़ता था तो दिन में 2-3 क्वेश्चन हाथ से लिख के करता था वो क्वेश्चन, ओके ऑडिट के भी। तो ओके राइटिंग स्पीड बढ़ गई थी उससे। ओके। और जितनी आप ज्यादा बार रीड करोगे उतनी ज्यादा बार आपको लगेगा कि ये पॉइंट मेरे से पिछली बार छूट गया था, तो राइट। इस बार मेरे को समझ में आ रहा है। और हाँ हाँ वो हाँ हाँ। रहता है कि वो आईसीआई उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है जो आप छोड़ देते हो। वो तो स्पेशलिटी आईसीआई का। बट हाँ, ये वो फिर एक क्वेश्चन, ये एक इशू रहता है कि आपके साथ होता कि नहीं, आप बताइएगा, कि याद ही नहीं रहता है यार ऑडिट में। मैं अगर मेरी बात करूं, मुझे भी याद नहीं रहता है, मतलब बैंक ऑडिट और ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट और आई डोंट नो व्हाट ऑल, तो वो याद नहीं रहता है। उसके लिए क्या इशू है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? पहले वो बताना, एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? याद तो सर वो तो है, आप 1-2 महीने पहले जो पढ़ोगे वो नेचुरली याद तो रहने नहीं वाला है, एक्चुअल वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं रहेगा। करेक्ट। तो वो ही है कि मैंने मतलब कहाँ पे से तो भी सुना था, उन्होंने बोला था कि आपको ऑडिट याद सिर्फ 1.5 दिन के लिए रखना है। करेक्ट। एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना है, फिर एग्जाम देनी है, उसके बाद भूल जाना है। बस भूल जा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो आपको 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे मैं सारे चैप्टर्स पढ़ूंगा, क्यों राइट। बहुत लेंदी है ऑडिट सब्जेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसमें फिर कंटिन्यू आप पढ़ोगे, और उसमें भी आप 1.5 दिन में तब कंप्लीट कर पाओगे जब आपने पहले बहुत सारे अच्छे रिवीजन किए हो किए हुए ऑडिट हैं, के। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो सो उस हिसाब से जितने ज्यादा रिवीजन करो उतना अच्छा। परफेक्ट। सो जो अगेन क्रक्स ले रहा हूं मैं, इट इज दैट कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑडिट, तो प्लीज उसको ध्यान में रखो। कीवर्ड्स अगर आप लोग के पास पूरा रेडी है, हर एक आंसर के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कीप दैट रेडी विद यू। प्रॉब्ली आप खुद का कोई बुक मेंटेन कर सकते हो, राइट? राइट, एक खुद का यस बुक यस मेंटेन कर यस। सकते हो, उसमें आप रख सकते हो, सो दैट जब आप रिवाइज कर रहे हो उसको बार बार, इट विल गेट इनटू योर हेड। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ सब्जेक्ट, एंड दैट इज लॉ। लॉ के लिए क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं अपन? लॉ भी मेजरली थोड़ा ऑडिट से सिमिलर है, बट लॉ में करेक्ट। थोड़ा अपन लिख सकते हैं खुद के कोई थोड़ा खुद के वर्ड्स में। लैंग्वेज में, हाँ। सेक्शंस हाँ, याद खुद रखना के जरूरी लैंग्वेज में था लिख कि सकते। आपने सेक्शंस लिखे थे एग्जाम में? हाउ डज इट वर्क? सेक्शन मैंने पहले याद रखे थे, बट हाँ। फिर एग्जाम में वो
कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि सेक्शन गलत लिखा तो एग्जामिनर पहले ही पढ़ के 0 दे देता है अगर सेक्शन गलत लिखा तो। सो ध्यान रखना प्लीज स्टूडेंट्स, गलत लिख के मत आना, नहीं लिखा वो चलेगा। एम आई राइट साहिल? यस 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 राइट। सो तो वो सेक्शंस था। आपने कितने लिखे थे एग्जाम में एंड क्या लिखे ही नहीं थे? हाउ डज इट वर्क? मैंने सर मुश्किल से 3-4 सेक्शन ही लिख रहे सेक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट वही सेक्शन है क्या। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, तो सेक्शन नहीं लिखा तो मैक्सिमम आधा मार्क कटेगा, लेकिन अगर सेक्शन गलत लिखा तो पूरा आंसर 0 देंगे वो। करेक्ट। तो सबसे जो एकदम कॉन्फिडेंस था उस पे लिखे मैंने सेक्शंस। परफेक्ट। सो सेक्शंस एकदम अगर याद नहीं रहे, कई बार स्टूडेंट ये सोच के पैनिक हो जाते हैं, अरे यार मुझे तो सर सेक्शंस याद ही नहीं रह रहे, मैं कैसे लॉ का पेपर लिखूं? दैट्स एब्सोल्युटली ओके, आपका हाफ मार्क जाएगा, अपन उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बाकी का कंटेंट आप बराबर से पढ़ लो, बराबर से लिख लो। और जैसा साहिल ने कहा कि सर 4-5 सेक्शंस मुझे याद रह गए, वो मैं लिख के आ गया, बाकी का ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली 100 to 100 आप नहीं चीजें कर पाओगे। सो वो सेक्शंस याद नहीं रहा, उसकी वजह से पैनिक ना हो, अपन जितना आता है कंटेंट उसको बराबर से करके जाए एंड प्रेजेंट इट इन द एग्जामिनेशन, राइट? यस। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, एंड दैट इज एससीएमपी कॉस्टिंग, जो काफी स्टूडेंट्स को ट्रबल करता है, स्पेशली जब से एससीएमपी में थियरी आ गया है। मैंने एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा है, जो हार्डकोर प्रैक्टिकल था विद लिटिल थियरी, एंड वही ट्रांजिशन मैंने एससीएमपी का भी देखा है, जहां पे थियरी के ऊपर बहुत फोकस है। एंड मे 22 का पेपर में अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, तो उससे भी ज्यादा थियरी था। सो प्लीज गाइड अस, हाउ डिड वी टेक इट थ्रू? सर थियरी भी वो एससीएमपी का है, समझने लायक है वो थियरी, थोड़ा रट्टा नहीं मार सकते उसको, क्योंकि उसमें जैसे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है या कुछ और भी है, तो वो उसमें समझने लायक चीजें है वो। एकदम जैसे सिक्स सिग्मा है, वो थोड़ा आप समझोगे तो समझ में आएगा, डायरेक्ट रट्टा मार लोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा वो करते। हाँ, तो वो मुझे काम आया, बाकी आपके रिवीजन वीडियोस काफी काम आए सर। ग्रेट। सो मैजिक बुक आई थिंक आपने रेफर किया था, मैजिक बुक एंड मैजिक रिवीजन। मैजिक बुक एंड आपके रिवीजंस। परफेक्ट। सो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, एससीएमपी में जो एक थियोरी का डर है, मैं भी यही स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि उसको समझो, वो बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो एससीएमपी का थियोरी आया है। ऐसा नहीं कि आपको थियोरी में फेल करना है इसलिए इंस्टीट्यूट कुछ थियोरी डाल रहा है। फॉर एग्जांपल एक जस्ट इन टाइम है, तो टोयोटा ने जापान में जस्ट इन टाइम को प्रैक्टिकली यूज किया है, एंड दैट इज वेयर दे वांट टू पुट इट इन, राइट? सेम इज द केस, जैसा इसने बोला कि सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा मोटरोला कंपनी ने यूज किया है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उस सिक्स सिग्मा एक कंपनी ने यूज किया है एंड हाउ कैन वी यूज इट बेटर। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो आई डोंट थिंक सो थ्योरी भी प्रॉब्लम होगा, राइट? यस। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है एससीएमपी के थियोरी के, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम लॉजिकली। हर कंपनी ने कहीं ना कहीं उसको यूज किया है, इसलिए वो आपकी बुक में है, एज सिंपल एज दैट। यस। परफेक्ट। इलेक्टिव कौन सा लिया था, वो एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर इलेक्टिव कौन सा ले। यूजुअली लोग जो मैं सुनता हूं कि फोकस कर रहे हैं आजकल इकोनॉमिक लॉ एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि सर उसमें बहुत स्कोर करने को हमारे को मिल रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट साइड? सर रिस्क मैनेजमेंट लिया था मैंने। ओके, रिस्क मैनेजमेंट लिया, तो आपको भी बोला होगा किसी ने तो कि इकोनॉमिक लॉ ले ले यार, एग्जाम्पशन मिल रहा है उसमें, सो व्हाई डिड यू चूज रिस्क मैनेजमेंट? वो फील्ड में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था मेरे को, लॉ पहले ही है तो कुछ न्यू सीखने मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट में, तो इसलिए फिर रिस्क मैनेजमेंट ले लिया। परफेक्ट। और बाकी स्कोरिंग भी है सुना है, तो नेचुरली तो हो जाता ही है वो साइड। करेक्ट करेक्ट। सो उसके लिए क्लास करने की जरूरत पड़ी थी, ओपन बुक है या फिर खुद से मैनेज किया था? क्लास किया था मैंने सर उसका। क्लास किया था, ग्रेट। उसका हाँ छोटा क्लास था पर किया था मैंने। चलो ग्रेट, नो प्रॉब्लम। उसका ड्यूरेशन कम रहता है थोड़ा क्लास का। परफेक्ट। सो ड्यूरेशन कम रहता है, आप क्लास कर सकते हो एंड साथ में फिर खुद का ही प्रिपरेशन। मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इलेक्टिव को बहुत ज्यादा टाइम मत दो, एंड बाकी 7 सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। इलेक्टिव कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेज हो जाएगा, और एग्जाम के 1.5 दिन में भी थोड़ा मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। सो इज दैट सजेशन राइट, कि आपको लगता है कि नहीं सर इलेक्टिव पे भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना मैं बाकी 7 सब्जेक्ट को दे रहा हूँ? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं सर, इलेक्टिव पे उतना ज्यादा नहीं देना चाहिए जितना आप बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हो। एक एडवांटेज, क्योंकि आपके पास बुक ओपन रहती है तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्टिंग को समझो फर्स्ट रिवीजन में 8 दिन दिए, तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने 2 या 3 दिन में खत्म कर दिया था। राइट। उतना टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स फिर रह जाते हैं। करेक्ट। सो सी यू, अब देखो सीए है ना, गेम पूरा है टाइम मैनेजमेंट का।
कि अपने सबको पता है कि आर्टिकलशिप के बाद अपने पास हार्डली 4-5 महीने रहते हैं, उसके बाद इतना रिवाइज करना है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो यू हैव टू बी स्मार्ट कि कौन सी चीज को कितना टाइम देना है। सो अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट या इलेक्टिव जो भी आप लेते हो उस पर टाइम बचा लो, सो दैट यू कैन पुट इट ऑन टू सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट विच कैन बी बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स, राइट? यस यस। नेक्स्ट आता है अपना डायरेक्ट टैक्सेशन, विच इज अगेन ह्यूज सब्जेक्ट। कैसे मैनेज किया उसको? डायरेक्ट टैक्सेशन भी सर वो उसमें भी मतलब बोलते लोग समझ लो, पर आपको रेट्स वो सब तो याद रखने ही पड़ते हैं, वो तो नहीं समझ ओके सकते। ओके तो उस हिसाब से उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस काम आती है। करेक्ट डायरेक्ट टैक्स में भी क्योंकि पेपर वो भी बहुत लेंदी आता है, डायरेक्ट टैक्स का राइट पेपर। राइट। उसमें वो और बाकी प्रोविजंस एक बार आपने समझ लिए तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं सॉल्व। सेम उसमें पॉइंट के क्या सेक्शंस याद रखना जरूरी है या उसके बिना भी हो जाता है काम? नहीं सर, उसके बिना हो जाता है, सेक्शंस जरूर नहीं और डीटी में। सो डीटी लॉ बहुत ज्यादा सेक्शंस के ऊपर मत जाओ। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, वेरी गुड। इफ नॉट, डोंट पैनिक, यू कैन स्टिल गेट अ AIR 15। ग्रेट। एंड लास्ट है अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है। हाउ डिड यू गो अबाउट विद? इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी मुझे एक एडवांटेज ये था कि आर्टिकलशिप में जीएसटी काफी एक्सपोजर मिला था मुझे। राइट ओके। तो बहुत लोगों को जैसे कुछ न्यू न्यू जीएसटी के रिटर्न्स आए थे जिसके ऊपर आईसीए ने अमेंडमेंट लाए थे। तो वो बहुत लोगों को हार्ड जा रहा था, पर एक्चुअली मैंने वो फाइल किए रिटर्न, तो वाओ। मुझे पता है कि क्या होने वाला है, क्या है उसके करेक्ट अंदर। करेक्ट करेक्ट तो वो एक एडवांटेज हुआ। और बाकी वो भी डीटी जैसा ही है कि आप प्रोविजंस याद रखो और करेक्ट आपको फिर ऑटोमेटिकली थोड़े सम्स हो जाते हैं सॉल्व, प्रोविजन अगर क्लियर रहे तो। करेक्ट 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 करेक्ट। सो आर्टिकलशिप का आई थिंक काफी यूज किया था एंड इट रियली हेल्प यू, राइट? यस। ग्रेट ग्रेट। तो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसका एक क्विक स्ट्रैटेजी दे दिया है साहिल ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आ रहा है, प्लीज उसको फॉलो करना, जो मैंने साहिल को सबसे पहले पूछा था रिलेटेड टू मोबाइल फोन। सबसे बड़ा लाइफ का, मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टडीज में जो प्रॉब्लम है ना, एंड दैट इज ऑन मोबाइल फोन। जस्ट लिसन टू व्हाट साहिल सेज। जब मैंने उसको पूछा कि साहिल, आपने मोबाइल फोन का क्या किया जब आपकी आर्टिकलशिप की लीव स्टार्ट हुई और आपका एग्जाम खत्म हुआ, तब तक आपने आपके जो मोबाइल फोन है उसका क्या किया था? प्लीज बताइए हमें। सर आर्टिकलशिप की लीव स्टार्ट होते ही शाम को मैं घर पे आया। तब ओके से लेके तो आईआईडीटी की शाम का जो पेपर था, ओके घर पे आके आर्टिकलशिप की लीव स्टार्ट होते ही मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ किया है और ओके। डायरेक्ट आईआईडीटी के पेपर खत्म होने के बाद चालू किया है। कैन वी बिलीव यू? पक्का साहिल, मतलब तूने अपने यस सोशल सर। मीडिया जो भी है वो सब, उन सबको त्याग कर दिया, सब अपने मोबाइल से है, मोबाइल से क्या हटा दिया? उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया अपना। तो अगर मेरे को किसी का यस। रिवीजन वीडियो देखना है या मुझे कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूं फिर? मैं मम्मी के फ़ोन से देखता था, कुछ ग्रुप जॉइन्स कर लिए थे, तो वहाँ से परफेक्ट हो जाता था परफेक्ट। सो काम। देयर इज ऑलवेज अ अल्टरनेटिव। सो प्लीज आप भी इसको यूज करो एंड इट विल रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। मोबाइल फोन को साइड पे रख दो, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसी को यूटिलाइज करके अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ फ्रॉम द डे आर्टिकलशिप लीव स्टार्टेड, एंड मोबाइल फोन चालू किया उसने जब मैं सर आईडीटी का 5 बजे पेपर देके आया, उसके बाद 6 बजे मैंने मेरा मोबाइल फोन चालू किया है। हैट्स ऑफ टू यू साहिल, रियली रियली। मेरे को अब तेरे से एक इंस्पिरेशन मिल रहा है दैट यस, अगर आपको कोई चीज चाहिए देन इन दैट केस फोकस करना ही पड़ेगा उस चीज के ऊपर, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट इट। और कुछ जनरल टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ? एक तो फोन स्विच ऑफ कर दो, दैट्स द बेस्ट वे। अगर आपको यूज करना है, मम्मी का मोबाइल है, पापा का, भाई बहन किसी और का मोबाइल है जो रात को 1 या 2 बार आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नो एक्सक्यूजेस, कंटिन्यू। और कोई टिप्स? सेकंड सेकंड सर राइटिंग प्रैक्टिस मेन एक मेरे साइड से रहेगा, क्योंकि परफेक्ट। तो क्या पेपर टेस्ट इतने सीरीज आपने लेंदी कोई हो लिया गए। था? टेस्ट सीरीज लिया हाँ, था मैंने उसके दो लिए? दो टेस्ट सीरीज दिए थे मैंने। वेरी नाइस। एंड टोटल हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का कितना टेस्ट देना चाहिए आपके हिसाब से, विच वुड बी सफिशिएंट? दो तो भी देने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में अपन को गलती पता चलती है क्या गलती की। परफेक्ट और परफेक्ट। सेकंड में वो इम्प्लीमेंट करना के सुधार के फिर अब कितने मार्क्स आ रहे हैं वो पता चल जाता है। करेक्ट 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 करेक्ट। सो प्लीज ट्राई टू गिव टेस्ट बिकॉज मेन इंटेंशन इज राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। प्लस क्या होता है, आप समझो 2 टेस्ट देते हो, फर्स्ट टेस्ट में आपका समझ लो एक 50-60% पोर्शन कवरेज हो जाता है, फिर और एक टेस्ट दोगे वापस से कवरेज हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे जो पैनिक सिचुएशन होता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज ऑलरेडी पहले डील कर ली है।
Am I right, Sahil? Yes sir. परफेक्ट परफेक्ट। अब आर्टिकलशिप के लिए आपको कितना, आर्टिकलशिप के बाद कितना लीव्स मिला था, या व्हाट, हाउ मच लीव्स इज सफिशिएंट टू गेट ऑल इंडिया रैंक? 5 मंथ्स की लीव मिली थी सर मुझे। परफेक्ट, 5 मंथ्स की लीव मिली थी आपको। तब तक आपके सब लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे और दे वर स्टिल पेंडिंग? कुछ बाकी थे, आखिरी के 10-15 ही लेक्चर्स बाकी थे, तो वो मैंने लीव मिलते ही 3-4 दिन में खत्म कर दिया। कर दिए थे, तो परफेक्ट। सो बाय द टाइम यू आर टेकिंग अ लीव, इंश्योर के विद इन 10 डेज आपके सब कोर्स खत्म हो जाए लेक्चर्स देके, सो दैट देन आप सिंगल माइंडेडली फोकस कर सकते हो अपनी स्टडीज के ऊपर, राइट? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं आप, ऑल इंडिया रैंक है इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? सो आने वाला कुछ शॉर्ट टर्म के प्लान क्या है एंड लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, दोनों शेयर कीजिए हमारे साथ। सर शॉर्ट टर्म में तो जॉब ही करना है मुझे, ओके इक्विटी फाइनेंस साइड में, इन्वेस्टमेंट ओके बैंकिंग। ओके। एंड बाद में लॉन्ग टर्म में उसी फील्ड में, जैसे करेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो रहते हैं, इंडिविजुअल एचएनआईज को देते हैं, तो करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट खुद का कुछ स्टार्ट करना है लॉन्ग टर्म में, या खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। करेक्ट, ग्रेट। सो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है हमारे रैंक होल्डर साहिल का, एंड वो सुन के बहुत अच्छा लगा। एट द सेम टाइम इक्विटीज में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, सो मैंने खुद ने भी जेपी मॉर्गन में काम किया है 4 साल असेट मैनेजमेंट डिवीजन में, सो आई कैन कनेक्ट यू एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड फील्ड। बट याद रखना भाई, बहुत ये लोग एफर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम श्योर सीए के रैंक ने तुझे 15 घंटे एफर्ट डालना सिखा दिया है। उस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन, हाउ वाज योर शेड्यूल, कितने आवर्स पढ़ता था, एंड आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट आउल? सर आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। ओके। तो सुबह में अराउंड 3:30 को चालू करता था पढ़ाई, वाओ। 3:30 को। तो बाबा और रामदेव उसके के साथ उठ जाते थे साहिल भी, एंड वो योगा करते थे, साहिल सीए फाइनल की पढ़ाई करते थे। सो यस, टेल मी अबाउट योर शेड्यूल। हाँ, फिर वहां से कंटिन्यू पढ़ाई होती थी, बीच में कभी नाश्ता खाने के लिए 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, ओके या खाना खाने के लिए आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। ओके। उसके बाद और दिन में काम ही क्या है सर, पढ़ना ही है, परफेक्ट। तो बट पूरा अब दिन पढ़ाई होती थी। इतना इतना पढ़ाई अपन लोग करते हैं, तो क्या एक रैंक होल्डर के दिमाग में भी कभी ये इनसिक्योरिटी आता है कि यार या एक डल मोमेंट आता है कि यार पास नहीं हुआ तो क्या होगा, या नहीं जा रहा है, या ऐसा कुछ होता है, या यू आर बस कि नहीं भाई मुझे तो रैंक आने ही वाला है, बस मैं तो एक मशीन के जैसे पढ़ते ही रहूंगा 5 मंथ्स 24 घंटे, या आप लोग के टाइम यू नो हाउ डज इट गो विद यू? नहीं सर, डिमोटिवेट तो होती है, ऐसा कोई नहीं रहेगा जो नहीं होता होगा। ऑल बराबर। इंडिया रैंक 1 भी जिसका आया होगा वो भी डिमोटिवेट होता है करेक्ट बहुत बार। करेक्ट करेक्ट तो वो करेक्ट। डील कैसे करते हैं, मतलब कितना लंबा रहे हो आप अपने डिमोटिवेशन को, ज्यादा हम्म। टाइम नहीं गंवाना। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम्म। उसमें ज्यादा 2-3 दिन निकाल दिए तो वो वेस्ट होता है। करेक्ट। जितना ज्यादा उससे फास्ट आप रिकवर करोगे, उतना आपको हेल्प करेगा। बराबर है। सो डीमोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई चलो डल टाइम आ गया है, एक्सेप्ट कर लो। 4-5 घंटे आपको आप दे दो भाई, या तो फैमिली के साथ, या आपकी कोई हॉबी हो उसको थोड़ा बहुत दे दो, एंड देन कम बैक। ऐसा नहीं कि बस यस। डिमोटिवेट हो रहे हो, यही चीज को लेकर रो रहे हैं, 2-3 दिन चल रहा है, एंड देन फिर वो 2-3 दिन भी गए, फिर और डिमोटिवेशन आ जाए। उससे अच्छा आता है ये फेज सबके लाइफ में कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन, या इतना सारा अपने को पढ़ना है ना, तो ह्यूमन बीइंग है अपन भी, इमोशनली कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं। So the best way is accept that, put those 4-5 hours with your family friends, या कुछ और डिस्कशन, या कोई छोटा सा मूवी या कुछ देख लो, गेट बैक टू नॉर्मल। मैं यूजुअली करता था, मैं तो सो जाता था, उठता था फ्रेश, एंड देन गेट बैक टू योर नॉर्मल बेसिक्स। सो आई थिंक दैट्स द वे। बट सो डीमोटिवेट या मोरल डाउन होना इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी एज अ ह्यूमन बीइंग। जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है ना, उसके भी लाइफ में ये चीज होती होगी, तो डेफिनेटली वी ऑल हैव टू फेस इट, बट बी स्ट्रांग एंड टैकल इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड खुद को अपने को पता होता है कि मैं कैसे बेस्ट हो सकता हूँ। जैसे मैं म्यूजिक सुन लेता था, साहिल आप क्या करते थे इन केस यू गॉट डाउन? सर मेरा एक ही था, मैं पेरेंट्स से आके बात करता था, भले 1 घंटा 2 घंटा उनसे बैठ के बात करता था। सबसे बेस्ट है, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड द थिंग्स विल बी डन। ग्रेट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर डन विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और कुछ पॉइंट्स आप बोलना चाहोगे इन जनरल, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग? सर जब से मतलब मेरी लीव थी, तो उसमें जब स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे से ही ऑलमोस्ट मैं 14 आवर्स के आसपास कंटिन्यू पढ़ाई करता था। तो ग्रेट।
वो क्योंकि आखिरी के 1 महीने में तो हर कोई पढ़ने वाला है, पूरी इंडिया बराबर पढ़ेगा हर कोई। बराबर बराबर। आपको अगर एक एज चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। परफेक्ट परफेक्ट। तो वो कंफर्ट जोन को स्टार्टिंग से ही ब्रेक करना पड़ेगा। लास्ट के 1 महीने में तो क्या सही पॉइंट बोला है, पूरा इंडिया पढ़ने वाला है, तो मैं कहाँ पे उसमें अलग हुआ। मुझे अगर अलग होना है हाँ, तो मैं डे 1 से ही स्टार्ट करूंगा, एंड डे 1 से ही फोन स्विच ऑफ करके 14 आवर्स का फोकस करके आई विल एंश्योर दैट मॉर्निंग 3:30 to 4 o'clock उठ के आई स्टार्ट माई डे एंड एंड इट ऑन अ हाई। सुपर। यस सर। इन केस कुछ स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट लग गए हैं, देन इन दैट केस समझो कोई सब्जेक्ट वीक रहा और उसमें 40 के नीचे आए, उसको कैसे अपने आप को बकल अप करके मैनेज करना चाहिए, इफ यू कैन गिव योर थॉट प्रोसेस फॉर दैट। सर थोड़ा वापस एक बार बोले, कि सुना ही नहीं अगर आया था। अगर अगर कोई स्टूडेंट को अटेम्प्ट लग गया है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो हाँ, जिसको से फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए या 40 के नीचे रह गया या वो नहीं क्लियर कर पाएगा, तो आप अपने फ्रेंडली एडवाइस क्या देना चाहेंगे उस स्टूडेंट को जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन है बिकॉज ऑफ अ फेलियर और बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी फिलहाल समझो किसी का रिजल्ट आया है और नहीं क्लियर हुआ है, तो हम्म। अभी तो बहुत ज्यादा मोरल डाउन रहेगा। करेक्ट तो डिसाइड करके रखो, 1 दिन 2 दिन जितना रोना है रो लो, करेक्ट। जितना आपको सही अपना है। हाँ, जितना खुद को इमोशंस को खाली बाहर करना है निकालना खाली है, कर दो। रोके निकाल दो हाँ, बिंदास। यस एब्सोल्युटली। हाँ, फिर उसके बाद जिस दिन से पढ़ाई चालू की, देखना नहीं कि पीछे मेरे को अटेम्प्ट लगा था, कुछ नहीं, ऐसे पढ़ना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है वापस ये। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक बहुत बहुत सही पॉइंट बोला है साहिल ने, एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू विल अप्लाई दिस एंड बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाओ, थैंक यू सो मच साहिल, कितनी सारी बातें की अपन ने, कितना सारा फ्रूटफुल सेशन था ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। वैसे साहिल आप लोग सब लोग को बता दूं, नासिक का रहने वाला है, इट्स प्लेस इन महाराष्ट्र। सो नासिक से बॉम्बे वैसे साहिल ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 4 hours। सो आई एम श्योर तू बहुत जल्द मेरे लिए मिठाई और चॉकलेट्स लेकर आ रहा है। यस सर, पक्का। चलो ग्रेट, एंड आई एम श्योर जॉब के लिए भी द फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू, एंड वील हैव अ ब्लास्ट व्हेन वी मीट। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, द ऑडियंस, एंड होपिंग कि आप लोग भी अपने पॉजिटिव कलर्स के साथ पास हो। थैंक यू सो मच साहिल, टेक केयर एंड यस हैव सर, अ ग्रेटेस्ट फ्यूचर ahead. थैंक यू सर। Thank you so much.